गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। बात करते हैं हम आपसे आगे जो हमारा भूगोल चल रहा था उसकी हम बात कर रहे थे। विश्व का प्रादेशिक भूगोल जो बीए पार्ट थर्ड का विश्व प्रादेशिक भूगोल है, हम उसकी आपसे बात कर रहे हैं कि बीए पार्ट थर्ड का जो पेपर है हमारे पास में वह पेपर है विश्व का प्रादेशिक भूगोल यानी वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। हम एशिया वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट करके हम यूरोप की ओर आगे बढ़े हैं, और हम यूरोप की ओर जब आगे बढ़े हैं तो हम जो यूरोप वाला पार्ट है उसको भी हम जल्दी ही पूरा करके हमारी फर्स्ट जो यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे, यानी संपूर्णता की ओर हम लेकर के चलेंगे जो हमारी फर्स्ट यूनिट है। तो देखिए, आज हम आपसे बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। यदि हम यूरोप महाद्वीप के बारे में आपसे बात करें तो उसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे जिस आधार पर हम पिछले कक्षाओं में बढ़ते आ रहे थे। पिछले कक्षाओं की हम आपसे बात करें तो पिछले कक्षाओं में हम आपसे जब मुखातिब हुए थे वही एशिया के सामान्य एशिया का जैसे जनरल इंट्रो पढ़ा था, भौतिक प्रदेश पढ़े थे, वहाँ की जलवायु पढ़ी थी, अपवाह पढ़ा था, जनसंख्या पढ़ी थी, मिट्टी पढ़ी थी, इसी के साथ साथ वनस्पतियाँ पढ़ के आए हैं। तो इसी प्रकार से आज हम आगे बढ़ा रहे हैं फिर हमारे टॉपिक को, यानी वही फर्स्ट यूनिट की सब यूनिट है यूरोप, यानी उसी के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। आज हम यूरोप की आपसे बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप क्या जनरल इंट्रो की बात करते हैं कि यूरोप हम यूरोप सामान्य परिचय की आपसे बात करते हैं कि यूरोप सामान्य परिचय जो हमारा है यूरोप हमारे पास में आ रहा है इंट्रोडक्शन। देखिए, हम बात कर रहे हैं यूरोप सामान्य परिचय की। यूरोप का हम जनरल इंट्रो पढ़ेंगे, और जनरल इंट्रो पढ़ के सामान्य परिचय पढ़ के देखिए, हम किसी भी यूनिट की शुरुआत करते हैं तो किसी भी यूनिट की शुरुआत सबसे पहले हम उसके सामान्य परिचय से करते हैं। पहले विद्यार्थियों, सामान्य परिचय के साथ साथ हम टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि किसी भी हम पाठ्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले या सब यूनिट या मेन यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम उसके सामान्य परिचय की ओर चलते हैं, उसकी स्थिति अवस्थिति के बारे में चलते हैं, उसके क्षेत्रफल के बारे में चलते हैं। तो इसी प्रकार से यदि हम बात करें उससे लगने वाली सीमाओं के बारे में बात करते हैं, चाहे कोई प्राकृतिक सीमा हो चाहे कोई कृत्रिम सीमा हो, उसके धरातल के बारे में बात करते हैं, उसकी कोस्टल जो तटरेखा है यानी जलीय और स्थलीय तटरेखा है उसके बारे में बात करते हैं, उसकी विश्व मानचित्र पर स्थिति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार की चर्चाओं के बारे में हम आपसे अध्ययन करते हैं। तो आज हमारे पास में जो टॉपिक है, जिस टॉपिक की हम आप से बात कर रहे हैं
वह है विश्व का हमारे पास में प्रादेशिक भूगोल। कौन सा भूगोल है? वह है हमारे पास में विश्व का प्रादेशिक भूगोल। तो हम विश्व के प्रादेशिक भूगोल की आपसे बात कर रहे हैं। जो विश्व का जो प्रादेशिक भूगोल आ रहा है, जिस विश्व के प्रादेशिक भूगोल की हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आप देखिए विश्व प्रादेशिक भूगोल में जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप की यदि मैं आपसे स्थिति की बात करूं तो यह है जो यूरोप महाद्वीप है, यह है एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन से महाद्वीप के? यदि मैं एशिया महाद्वीप की बात करूं तो यह है एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है? यह है एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। यदि मैं यूरोप महाद्वीप की आपसे बात करता हूँ तो यह है जो यूरोप महाद्वीप है ना, इस यूरोप महाद्वीप की मैं बात करूँ आपसे, देखिए कि ये जो यूरोप महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप के यानी यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है? एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है? एशिया महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है? यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है? यानी यूरोप महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित है। अर्थात यूरोप महाद्वीप के पूर्व में तो है एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के पश्चिम में है कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। यदि हम यूरोप महाद्वीप की स्थिति की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप अपने केंद्रीय स्थिति को रखता है विश्व के मानचित्र पर। यानी इसके जो देश हैं, यानी जो 43 देश हैं, वो सारे समृद्ध देशों की श्रेणी में आते हैं, सारे विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार, यूरोप महाद्वीप की अर्थव्यवस्था का आधार बहुत ही सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का आधार है, औद्योगिकी अर्थव्यवस्था का आधार है। हम ये कह सकते हैं कि आज विश्व के मानचित्र पर यूरोप महाद्वीप जिस तेज गति से मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ उभरा है, तो ऐसा महाद्वीप दूसरा इतनी तेज गति से नहीं उभर पाया। यानी इसी के साथ साथ बात करें कि अमेरिका ने भी इसी के साथ साथ यानी आपके यूरोप महाद्वीप के साथ साथ अपने विकास के कदमों को आगे बढ़ाया है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन यूरोप ने इतनी तेज गति से विकास किया है। यदि यूरोप महाद्वीप के हम एक उत्तरी भाग को छोड़ दे जो शीत कटिबंध में पड़ता है, शेष यूरोप महाद्वीप की केंद्रीय स्थिति है विश्व के मानचित्र में। तो हम अगले फैक्ट की बात कर लेते हैं। अगला फैक्ट जो हमारे पास में आ रहा है कि जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप यदि हम बात करें, यूरोप महाद्वीप कौन से गोलार्ध में है? जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम बात कर रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप कौन से गोलार्ध में स्थित है? यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात नॉर्थ पोलर में स्थित है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं जो यूरोप महाद्वीप के सामान्य परिचय के जो हमारे पास में बिंदु चलते हैं, यदि उनकी बात करें
कि जो आपका यूरोप महाद्वीप है, यदि मैं यूरोप महाद्वीप की स्थिति की बात करूं तो यूरोप महाद्वीप का जो आकार है ना, आकार यानी यूरोप महाद्वीप का जो शेप हमारे को दिखाई दे रहा है ना, ये आकृति किस प्रकार की है। तो मैं लगभग आकृति की बात करूं तो त्रिभुज आकार है। देखिए कि यूरोप महाद्वीप, जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप की आकृति, यूरोप महाद्वीप की आकृति, यूरोप महाद्वीप की आकृति लगभग, यूरोप महाद्वीप की आकृति लगभग कैसी है, त्रिभुजाकार है। यूरोप महाद्वीप की आकृति लगभग कैसी है, लगभग त्रिभुजाकार है, ठीक है ना, लगभग त्रिभुजाकार है। यानी यूरोप महाद्वीप की आकृति लगभग कैसी है, लगभग त्रिभुजाकार है। देखिए तो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप की जो आकृति है वो लगभग इसके यानी ट्रिंकुलाकार है, यानी ट्रिंकुलाकार जो आकृति है, ट्रिंकुलर जैसी आकृति है, ट्रिंकुल त्रिभुज के समान इसकी आकृति रखता है। कौन सा महाद्वीप रखता है, यूरोप महाद्वीप, यानी त्रिभुजाकार, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एज इट इज की आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। यानी कैसी आकृति रखता है, ये लगभग अपनी त्रिभुजाकार आकृति को यूरोप महाद्वीप रखता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यदि हम यूरोप महाद्वीप की बात करें कि यूरोप महाद्वीप, देखिए हम बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप यूरोप महाद्वीप एक बृहद, यूरोप महाद्वीप एक बृहद प्रायद्वीपीय महाद्वीप है, एक बृहद प्रायद्वीपीय महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ उन कॉन्सेप्टों की आप बात करिए। देखिए यदि मैं कॉन्सेप्ट की भी बात करता हूँ, एक तो हमारे पास में होता है द्वीप, दूसरा होता है हमारे पास में प्रायद्वीप, तीसरा होता है हमारे पास में महाद्वीप, ठीक है। देखिए आप, तो हमारे पास में तीन कॉन्सेप्ट आ गए। देखिए तीनों कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। एक हमारे पास में आता है आइलैंड, पेनिनसुला और कॉन्टिनेंट, यानी कॉन्टिनेंट। तो तीन हमारे पास में ये शब्दावली आ रही हैं। सबसे पहले मैं द्वीप की बात करता हूँ कि ऐसा स्थल भूखंड जिसके चारों ओर जल ही जल हो, ऐसा भूखंड जो जिसके चारों ओर जल ही जल हो, या ऐसा भूखंड जो चारों ओर से जल से आबद्ध हो, जल से घिरा हुआ हो। इस प्रकार की शेप को, यानी इस प्रकार की संरचना को हम द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, आइलैंड के नाम से जानते हैं। ये आइलैंड कहलाता है, ठीक है जी। अगला अपने पास में जो आ रहा है वह आ रहा है क्या, प्रायद्वीप। हमारे पास में जो अगली जो कॉन्सेप्ट आ रही है वह आ रही है प्रायद्वीप, कि ऐसा स्थल खंड जिसके तीन ओर पानी हो, ऐसा स्थल खंड जिसके तीन ओर पानी हो। यदि हम तीन ओर पानी की यदि मुख्य रूप से आपसे बात करते हैं
तो तीन ओर जो पानी वाला जो हमारे पास में है, यदि उस पानी वाले की भाग की हम आपसे बात करें कि ऐसा स्थलखंड जिसके तीन ओर पानी हो, वह पेनिनसुला कहलाता है, जिसके चाहे चार दिशाएं होती हैं, 4 डायरेक्शन होती हैं। यदि ये जो हमारे पास में 4 डायरेक्शन हैं, यानी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। देखिए, यानी ये वेस्टर्न वाला भाग है, तीन ओर पानी ऐसे भी हो सकता है, यानी ऐसे भी तीन ओर पानी हो सकता है, एक कंडीशन, ये पहली कंडीशन। दूसरा, तीन ओर पानी ऐसे भी हो सकता है, 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन, तीन ओर पानी ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये 3 कंडीशन। चौथी कंडीशन ये है ना कि तीन ओर पानी ऐसे भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी तो तीन ओर पानी हो सकता है, यानी कैसे भी तीन ओर पानी हो सकता है। जो तीन ओर से जल से आबद्ध हो, तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, ऐसा भूभाग यानी प्रायद्वीप पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो इसी प्रकार की स्थिति कौन रखता है, इसी प्रकार की स्थिति कौन रखता है, यूरोप महाद्वीप रखता है। यानी एक वृहद, एक लार्ज पेनिनसुला है, एक विशाल पेनिनसुला है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप एक वृहद पेनिनसुला की स्थिति को कायम रखता है, अर्थात एक वृहद, एक प्रायद्वीपीय स्थिति रखने वाला एक महाद्वीप है, यदि हम उसकी बात करते हैं। तो अभी हम विथ डायरेक्शन के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि आर्कटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है और भूमध्य सागर है, ठीक है ना। अभी हम आपको बताएंगे। दूसरा आता है महाद्वीप, यानी स्थलखंड का जो भाग होता है, स्थलखंड का यानी सुदृढ़ यानी भूखंड का जो विशाल भाग होता है, उसी को ही हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो जो तीनों शब्दावली जो हमारे पास में आई हैं, वह तीनों ही शब्दावलियों की पारिभाषिक जो अर्थ हैं, वह पारिभाषिक अर्थ क्या हैं, पारिभाषिक अर्थ तीनों के ही अलग अलग हैं। क्या हैं, तीनों के ही हमारे पास में जो पारिभाषिक अर्थ हैं वह अलग अलग हैं। आगे मैं बात करता हूँ तो यूरोप महाद्वीप है। यदि मैं यूरोप महाद्वीप के अक्षांशीय विस्तार की यदि मैं आपसे बात करूं कि यूरोप महाद्वीप का हमारे पास में क्या अक्षांशीय विस्तार है और क्या हमारे पास में देशांतरीय विस्तार है, यदि मैं इन दोनों को मिला लूँगा, यानी अक्षांशीय विस्तार किसका, यूरोप महाद्वीप का कौन सा विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की यदि मैं आपसे बात करूं कि जो यूरोप महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार है, यदि मैं इस अक्षांशीय विस्तार की बात करता हूं तो हमारे पास में 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 72 डिग्री यानी उत्तरी अक्षांश तक आ रहा है। 35 डिग्री यानी उत्तरी अक्षांश से, यानी 35 डिग्री कौन सा, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 72 डिग्री यानी कौन सा अक्षांश, यानी हम बात कर रहे हैं उत्तरी अक्षांश के। कौन से अक्षांश की बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं उत्तरी अक्षांश की, यानी 72 डिग्री हम उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं। देखिए, अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो यानी 35 डिग्री यानी नॉर्थ जो हमारे पास में लेटीट्यूड 2 आ रहा है, 72 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक ये विस्तार आ रहा है हमारे पास में। यदि ये यहाँ का अक्षांशीय विस्तार है, यदि किसी महाद्वीप का या किसी देश का या किसी भी भूखंड का यदि हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों को निकाल लेते हैं तो हमारे पास में उस स्थान की स्थिति के बारे में हमारे को जानकारी उपलब्ध हो जाती है कि उसका लोकेशन क्या है, यानी वो किस प्रकार की स्थिति को रखता है। यदि मैं आपसे देशांतरीय स्थिति की बात करूं, कौन सी स्थिति की बात करूं, यदि मैं आपसे देशांतरीय स्थिति की बात करता हूं तो देखिए, यदि मैं देशांतरीय स्थिति की बात करूं, देशांतरीय विस्तार,
यदि देशांतरीय विस्तार की मैं आपसे बात करता हूँ कि यूरोप जो महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप का देशांतरीय विस्तार क्या है, यानी देखिए ये आता है 10 डिग्री हम आपसे बात करते हैं पश्चिमी देशांतर से 66 डिग्री पूर्वी देशांतर, 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर से यानी 66 डिग्री किसके मध्य है, यह है पूर्वी देशांतर के मध्य है। देखिए हमारे पास में जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार आ रहा है, यदि हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की आपसे बात करते हैं तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आ रहा है, यानी ये दोनों स्थिति किसी भी स्थलखंड की हमारे पास में उपलब्ध हो जाती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हमारे पास में उपलब्ध हो, चाहे वो किसी देश के रूप में जाना जाता हो, चाहे वो किसी राज्य के नाम से जाना जाता हो, चाहे किसी महाद्वीप के नाम से जाना जाता हो। महाद्वीप का कोई देश हो सकता है, उसका छोटा भूभाग हो सकता है। ये अक्षांशीय और देशांतरीय जो दोनों स्थितियाँ जो हमारे पास में मिल जाती हैं, यदि मैं इन दोनों स्थितियों को मिला लूँ और यदि मैं आपसे फिर बात करूँ कि ये दोनों स्थितियाँ क्या कहलाती हैं, यदि मैं इनकी आपसे बात करूं तो ये किसी महाद्वीप विशेष की क्या कहलाती है, यह है किसी महाद्वीप देश की क्या कहलाती है, यानी इनको हम स्थिति के नाम से जानते हैं। यह है क्या कहलाते हैं, यह लोकेशन कहलाते हैं। इसको हम लोकेशन कहते हैं, स्थिति कहते हैं कि उसकी स्थिति उसका लोकेशन कहाँ पर है, कितने तो अक्षांश पर है, यानी विश्व मानचित्र पर कितने तो अक्षांश पर अपने अक्षांशीय स्थिति को रखता है और कितने देशांतर पर अपने अक्षांशीय स्थिति को रखता है। ठीक है ना, कितने तो अक्षांश पर रखता है और कितने देशांतर पर अपने स्थिति को कायम रखता है। ठीक है ना, कितने तो यानी वह अपने इस स्थिति को रखता है। अब आगे मैं बात करता हूँ आपसे विस्तार की कि इसका विस्तार क्या है। हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो देखिए, यदि विस्तार की हम बात करें आपसे, यूरोप महाद्वीप का विस्तार, कौन से महाद्वीप का विस्तार, यूरोप महाद्वीप का विस्तार, यूरोप महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण विस्तार, यूरोप महाद्वीप का यूरोप महाद्वीप का यदि हम उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करते हैं तो वो आता है 8,886 किलोमीटर। कितना आता है, सॉरी, यानी वह विस्तार हमारे पास में आता है 3,886 किलोमीटर। वह हमारे पास में विस्तार 3,886 किलोमीटर। कितना आता है, 3,886 किलोमीटर हमारे पास में विस्तार आता है। ठीक है ना, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर हम बात करते हैं। तो अगला जो हमारे पास में फैक्ट आता है कि यूरोप महाद्वीप का पूर्व से पश्चिम, क्या पूर्व से पश्चिम विस्तार हम बात कर रहे हैं। यूरोप महाद्वीप का जो पूर्व से जो पश्चिम का विस्तार है, यदि हम पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात करें
तो वह हमारे पास में कितना आता है, वह हमारे पास में आता है 5300 किलोमीटर। कितना आता है? 5300 किलोमीटर आता है। कितना किलोमीटर आता है? 5300 किलोमीटर आता है। यानी जो हमारे पास में विस्तार आ रहा है, यदि जिस विस्तार की हम आपसे बात कर रहे हैं, जिस विस्तार की हम आपसे बात कर रहे हैं, उस विस्तार के बारे में यदि हम आपसे बात करें तो विस्तार हमारे पास में क्या आ रहा है? हमारे पास में विस्तार आ रहा है 5300 किलोमीटर। यदि मैं इन दोनों स्थितियों की बात कर लेता हूँ, मेरे पास में किसी स्थलखंड की लंबाई भी आ रही है और किसी स्थलखंड की मेरे पास में क्या आ रही है, यदि किसी स्थलखंड की चौड़ाई भी आ रही है। यदि लंबाई का भाव और चौड़ाई का भाव दोनों आ जाते हैं तो ये जो दोनों ही भाव हैं ये क्या कहलाते हैं? इन दोनों ही भावों की यदि मैं बात करूं तो लंबाई और चौड़ाई का जब दोनों भाव आ रहा है तो ये दोनों ही भाव हमारे पास में कहलाते हैं किसी महाद्वीप जो विशेष है, उस महाद्वीप विशेष की क्या, उस महाद्वीप विशेष की यदि हम बात करते हैं तो उस महाद्वीप विशेष का विस्तार कहलाता है। क्या कहलाता है? उस महाद्वीप विशेष का विस्तार कहलाता है। क्या कहलाता है? उस महाद्वीप विशेष का विस्तार कहलाता है। देखिए उसका रेंज कितना है, उसका रेंज कितना है, वो कितने लंबाई में फैला हुआ है, कितनी चौड़ाई में फैला हुआ है, उसके पास में कौन सा भाव है, वो कौन से भाव को रखता है। तो हम आपसे बात करते हैं कि एक महाद्वीप, एक स्थलखंड जिसके बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, यदि उसकी सामान्य जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे को उसकी स्थिति के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक होता है। यदि जब तक हमारे को उसकी स्थिति के बारे में जानकारी नहीं होती है तो हम कन्फर्म रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि वह महाद्वीप अपनी केंद्रीय स्थिति रखता है या अपनी गौण स्थिति को रखता है। इस बारे में हम कोई चर्चा ही नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर रूप से उस महाद्वीप की यानी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई का भाव यानी विस्तार नहीं है हमारे पास में, या हमारे पास में उसका अक्षांशीय विस्तार और हमारे पास में उसका देशांतरीय विस्तार नहीं है। यदि किसी भी स्थलखंड के बारे में यदि हम आपसे जानकारी प्राप्त करते हैं तो जानकारी के लिए सबसे पहले यह होना आवश्यक होता है कि उस महाद्वीप की लंबाई क्या है, उस महाद्वीप की चौड़ाई क्या है, उस महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार क्या है, उस महाद्वीप का देशांतरीय विस्तार क्या है। जब तक ये दोनों भाव हमारे पास में नहीं होंगे, जब तक ये दोनों भाव हमारे पास में नहीं होंगे तो हम किसी भी महाद्वीप की लंबाई चौड़ाई के बारे में सही सही जिक्र नहीं कर सकते हैं। तो सही जिक्र करने के लिए हमारे पास में ये दोनों ही भौगोलिक जो हमारे पास में इश्यूज हैं, बिंदु हैं, ये दोनों ही बिंदु हमारे पास में होने चाहिए। ठीक है ना? तो हम आगे की ओर टॉपिक को बढ़ाते हैं और सामान्य परिचय वाला टॉपिक है उसको हम ख़त्म करेंगे। देखिए यदि हम बात करें आपसे कि जो यूरोप महाद्वीप है, उस यूरोप महाद्वीप की हम आपसे बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की
यूरोप महाद्वीप की समुद्री तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित, किस सहित, द्वीप समूह सहित की यदि हम आपसे बात करें तो हमारे पास में आ रही है 80,500 किलोमीटर। कितनी आ रही है? 80,500 किलोमीटर। कितना है? 80,500 किलोमीटर है। हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की तटरेखा की लंबाई की। किसकी बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप की जो तटरेखा की लंबाई है, उस तटरेखा की लंबाई की हम आपसे बात कर रहे हैं कि यूरोप महाद्वीप की तटरेखा की लंबाई क्या है। तो यूरोप महाद्वीप की तटरेखा की जो यानी कोस्टल जो इसका बॉर्डर है ना, कोस्टल बॉर्डर की बात करूं मैं, इसका जो जलीय सीमा की बात करूं, जिसमें छोटे और बड़े द्वीप समूह भी शामिल हैं, यदि मैं उन द्वीप समूह सहित यूरोप महाद्वीप की लंबाई की मैं आपसे बात करता हूँ, तो हमारे पास में यूरोप महाद्वीप का जो समुद्र तटीय सीमा की लंबाई आती है, जिसमें इंक्लूड ऑफ आइलैंड भी हैं, यानी के साथ ये शामिल है, तो वह है 80,500 यानी किलोमीटर लंबी, यानी इसकी जो सीमा है वह है हमारे पास में क्या आती है? सीमा आती है। यदि हम यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप, देखिए सामान्य परिचय के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप, यदि हम यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं अनेक खाड़ियाँ यूरोप महाद्वीप में क्या है? यूरोप महाद्वीप में अनेक खाड़ियाँ अंतः स्थलीय सागर आइलैंड, अंतः स्थलीय सागर, कौन से सागर? अंतः स्थलीय सागर, अंतः स्थलीय सागर हम आपसे बात कर रहे हैं किसकी? यानी अंतः स्थलीय जो सागर हैं उनकी हम आपसे बात कर रहे हैं। अंतः स्थलीय सागर यानी अंतः स्थलीय सागर प्रायद्वीप, द्वीप एवं द्वीप समूह स्थित हैं। प्रायद्वीप पेनिनसुला, प्रायद्वीप द्वीप, प्रायद्वीप क्या क्या है हमारे पास में? प्रायद्वीप, द्वीप एवं
एवं द्वीप समूह है। एवं क्या है हमारे पास में, एवं द्वीप समूह है। क्या है? एवं द्वीप समूह है आदि। देखिए, यानी यूरोप महाद्वीप में अनेक खाड़ियाँ हैं, यानी बेज हैं, इनलैंड सी हैं, पेनिनसुला हैं, आइलैंड हैं, आइलैंड ग्रुप हैं, यानी विभिन्न प्रकार के, यानी जो हमारा यूरोप महाद्वीप है इसकी बात करें, ये खाड़ियाँ रखता है, इसमें अंतः स्थलीय सागर हैं, इसमें अनेक प्रायद्वीप हैं। क्योंकि देखो हमने बात की ना 80,500 किलोमीटर लंबा इसका क्या है, यानी इसके समुद्र तटीय रेखा की द्वीप समूह सहित लंबाई है। इसका मतलब इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं, द्वीपों के साथ साथ ही हम क्या करें, यानी छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। क्या हैं? यानी छोटे छोटे इसमें द्वीप समूह भी शामिल हैं। क्या शामिल हैं? इसमें छोटे छोटे, यदि हम बात करें आपसे तो इसमें द्वीप समूह भी शामिल हैं। क्या शामिल है? इसमें छोटे छोटे द्वीप समूह भी शामिल हैं। तो हम बात करते हैं उन द्वीप समूह की जो इसमें छोटे छोटे द्वीप समूह भी शामिल हैं। यदि आगे हम बात करते हैं कि जो बॉस्फोरस जल संधि है, यानी जो जल डमरू है, यूरोप महाद्वीप को एशिया से क्या करते हैं, यानी अलग करते हैं। एक तो डार्डनलीज और एक बॉस्फोरस जो जल संधि है, वह जल संधि क्या करती है, वह अलग करने का कार्य कर रही है। क्या करती है? वह अलग करने का कार्य कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं जो अलग करने का कार्य जो किया जा रहा है, यानी किसके द्वारा किया जा रहा है, वह बॉस्फोरस जो जल संधि है, यानी जो जल डमरू मध्य है, उस जल डमरू मध्य के द्वारा क्या किया जा रहा है, यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से क्या किया जा रहा है, यानी यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग किया जा रहा है। कौन, किसके द्वारा? डार्डनीज जल डमरू, और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं बॉस्फोरस जल डमरू के द्वारा, यानी यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप से क्या होता है, यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप से अलग हो जाता है। यदि हम बात करें कि जो यूरोप महाद्वीप है, यदि हम यूरोप महाद्वीप की आपसे बात करते हैं तो देखिए, यदि हम यूरोप महाद्वीप की आपसे बात करें तो किस प्रकार से अपनी केंद्रीय स्थिति को रखता है, कौन रखता है, यानी अपनी जो केंद्रीय स्थिति है उस केंद्रीय स्थिति को किस प्रकार से कौन रखता है, यानी यूरोप महाद्वीप रखता है। तो हम यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं। यदि हम यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप के बारे में देखिए कि यूरोप महाद्वीप किस प्रकार से अपनी केंद्रीय स्थिति को रखता है। हम उसी केंद्रीय स्थिति की बात कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे पास में कौन सा पोलर है, यह नॉर्थ है, यह हमारे पास में साउथ है, यह साउथ है, यह हमारे पास में ईस्ट है, और यह वेस्टर्न वाला पोलर है। देखिए, यदि मैं इन दिशाओं की बात करूं और दिशाओं के आधार पर आपसे बात करें तो देखिए, मैं पश्चिम की बात करूं, मैं दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण की ओर तो यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पर तो क्या है, इस जगह पर तो भूमध्य सागर है। क्या पर है, क्या है यहाँ पर? यहाँ पर तो भूमध्य सागर है। यानी मैं ऐसे बात करूँ आपसे कि यहाँ मध्य में क्या है, इस जगह पर ये यूरोप है। यानी इस जगह की मैं बात करूँ आपसे तो ये जो स्थिति रखने वाला भाग है, जिस स्थिति की हम आपसे बात कर रहे हैं, यह जो स्थिति रखने वाला भाग है, मान लीजिएगा ये हमारे पास में क्या है, यह हमारे पास में यूरोप है। इस यूरोप की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसकी? यूरोप की। ये यूरोप है हमारे पास में।
ठीक है ना, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। तो यूरोप के दक्षिण में क्या है, भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है, यूरोप के जो हमारे पास में दक्षिण है, इस दक्षिण में हमारे पास में भूमध्य सागर है। यदि मैं उत्तर की ओर बात करूँ, यदि मैं उत्तर की ओर चलूँ, तो उत्तर की ओर कौन सा भाग है, उत्तर की ओर हमारे पास में कौन सा सागर है, उत्तर की ओर हमारे पास में आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, उत्तर की ओर हमारे पास में आर्कटिक महासागर है। और यदि मैं पश्चिम की ओर चलूँ, तो पश्चिम की ओर जो हमारे पास में आता है, यानी जो पश्चिम वाला भाग है, यदि मैं पश्चिम वाले भाग की आपसे बात करूं, यदि जो पश्चिम वाला भाग हमारे पास में आ रहा है, मैं इस वाले भाग की आपसे बात करूं, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, यदि मैं पश्चिम वाले भाग की आपसे बात करूं, तो उत्तरी कौन सा महासागर है, अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक। कौन सा महासागर है, उत्तरी अटलांटिक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। यदि मैं इधर की बात करता हूँ, तो हमारे पास में जो स्थिति आती है, जिस स्थिति की मैं आपसे बात करता हूँ, वह स्थिति हमारे पास में कौन सी है, वह उत्तरी अटलांटिक की है। देखिए, अब हम आपसे बात करते हैं, यदि हम आपसे बात करते हैं तो यदि इसके मध्य की बात करें, यानी यूरोप के मध्य की बात करें, तो ये यूरोप का मिड वाला भाग हो गया ना। तो यूरोप के जो मिड वाला भाग है, इस मिड वाले भाग में मारमरा सागर है। कौन सा सागर है, मारमरा सागर है। यदि मैं मध्य वाले भाग की आपसे बात करता हूँ, तो मध्य वाले भाग में कौन सा सागर आता है, यानी मारमरा सागर। कौन सा सागर आ रहा है, यानी जो मध्य वाला भाग है, इस मध्य वाले भाग की मैं आपसे बात करूं, तो मध्य वाले भाग में जो हमारे पास में आया है, वह कौन सा सागर आ रहा है, वह मध्य में, यानी कौन सा सागर आ रहा है, वह मारमरा सागर आ रहा है। कौन सा भाग आ रहा है, मारमरा, मारमरा सागर हमारे पास में आ रहा है। तो देखिए, यदि हम यूरोप की स्थिति की बात करते हैं, हमने ये लिखा था ना कि एक ये वृहद प्रायद्वीपीय महाद्वीप, तो वृहद प्रायद्वीपीय महाद्वीप है, आर्कटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, भूमध्य सागर है। इसके तीन ओर पानी है ना। जब इसके तीन ओर पानी है, तो क्या उस भूखंड को, क्या उस क्षेत्र को, क्या उस स्थल खंड को क्या आप एक प्रायद्वीप के नाम से नहीं जानेंगे? क्या आप उसको एक पेनिसुला नहीं कहेंगे? हम उसको पेनिसुला ही के नाम से संबोधित करेंगे कि वह एक क्या है, वह एक पेनिसुला कहलाता है। क्या कहलाता है, वह एक पेनिसुला कहलाता है। यदि मैं इसी के आधार पर आपसे बात करता हूँ, यदि मैं आपसे जलवायु की बात करूँ, तो यूरोप महाद्वीप की जो जलवायु है, देखिए कि यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप की जो यूरोप महाद्वीप है, मैं बात करूं यूरोप महाद्वीप की, यदि मैं किसकी बात करता हूं, यूरोप महाद्वीप की जो जलवायु है, यूरोप महाद्वीप की जलवायु, यूरोप महाद्वीप की जलवायु, यूरोप महाद्वीप की जलवायु कौन सी है, शीतोष्ण। यूरोप महाद्वीप की जो जलवायु है, यदि मैं यूरोप महाद्वीप के जलवायु की आपसे बात करता हूँ, तो देखिए यूरोप महाद्वीप की जो जलवायु है, वह जलवायु कौन सी है, यूरोप महाद्वीप की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है। कौन सी जलवायु है, जो यूरोप महाद्वीप जलवायु को रखता है, वह कौन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय। कौन सी जलवायु रखता है,
यह शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कौन से महाद्वीप की? यूरोप महाद्वीप की जो जलवायु है वह शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यदि हम यूरोप महाद्वीप की कौन सी स्थिति को छोड़ दें, यदि उत्तरी स्थिति को हम छोड़ देते, यदि उत्तरी भाग को हम छोड़ देते हैं, जो आर्कटिक महासागर वाला भाग है, यदि मैं इस भाग को छोड़ दूं तो शेष यूरोप में कौन सी जलवायु रहती है? यानी टेम्परेट क्लाइमेट रहती है। टेम्परेट जोन वाला जो भाग है ना, ये भाग है शीतोष्ण जो कटिबंधीय है, यानी यूरोप महाद्वीप की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है ना। कौन से भाग को छोड़ देते हैं? उत्तरी भाग। केवल उत्तरी भाग में, केवल उत्तरी भाग में कौन सी जलवायु है? केवल उत्तरी भाग में शीत कटिबंधीय जलवायु है। कौन सी जलवायु है? केवल उत्तरी भाग में शीत कटिबंधीय जलवायु है। कौन से भाग में? यानी उत्तरी भाग में शीत कटिबंधीय कौन सी जलवायु? शीत कटिबंधीय जलवायु है। यदि हम केवल बात करते हैं, केवल यदि हम उत्तरी भाग की बात करें तो केवल उत्तरी भाग में कौन सी जलवायु है? केवल उत्तरी भाग में ही शीत कटिबंधीय क्या है? जलवायु है। तो ये कह सकते हैं ना हम कि मैक्सिमम जो यूरोप महाद्वीप है वह मैक्सिमम यूरोप महाद्वीप कौन सी जलवायु को रखता है? मैक्सिमम यूरोप जो जलवायु रखता है वह शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु रखता है। तो यह जलवायु मानव के निवास के योग्य है ना, यह विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना के अनुकूल है ना। आज हम बात करते हैं कि जो यूरोप महाद्वीप है वो समृद्ध महाद्वीपों में शामिल है। हम ये कैसे नकार सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप समृद्ध महाद्वीपों में शामिल नहीं है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि जो सामुद्रिक प्रभाव होने के कारण से यानी यूरोप महाद्वीप की जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव होने के कारण से संपूर्ण यूरोप महाद्वीप की यानी सम जलवायु पाई जाती है। यानी संपूर्ण यूरोप महाद्वीप पर देखिए ना, यहाँ पर आंकड़ा हमारे पास में 80,500 का आंकड़ा ये आ रहा ना। देखिए संपूर्ण यूरोप महाद्वीप की जो जलवायु है वह संपूर्ण यूरोप महाद्वीप की जलवायु कैसी है? संपूर्ण यूरोप महाद्वीप की जो जलवायु हमारे पास में आ रही है उस जलवायु की यदि हम आपसे बात करते हैं तो संपूर्ण यूरोप महाद्वीप की जो जलवायु आती है उस जलवायु के बारे में यदि हम आपसे बात करें तो संपूर्ण यूरोप महाद्वीप की जो जलवायु है वह संपूर्ण यूरोप महाद्वीप की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है। अर्थात केवल उत्तरी भाग को छोड़ दे तो हम उत्तरी भाग की जलवायु कैसी आती है? उत्तरी भाग की जलवायु हमारे पास में शीत कटिबंध वाली आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस संपूर्ण भाग की, कौन से भाग की? इस हम संपूर्ण यूरोपीय भाग की हम आपसे बात करते हैं तो संपूर्ण यूरोपीय भाग पर जो प्रभाव पड़ता है जलवायु का वह प्रभाव कैसा पड़ रहा है? वह संपूर्ण भाग की जलवायु पर जो प्रभाव हमारे को दिखाई दे रहा है प्यारे विद्यार्थियों, हम उसकी आपसे बात करते हैं तो वह हमारे पास में प्रभाव है कौन सा? यानी सामुद्रिक प्रभाव। और सामुद्रिक प्रभाव पड़ने के कारण से यूरोप महाद्वीप की जो जलवायु है वह यूरोप महाद्वीप की जलवायु कैसे क्या लिए हुए है? यूरोप महाद्वीप की जलवायु समता लिए हुई है। क्या लिए हुए है? समानता लिए हुए है। अर्थात ये कह सकता हूँ कि यूरोप महाद्वीप की जलवायु पर समान प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? यानी समान, यानी समता का प्रभाव। न अधिक गर्मी है न अधिक सर्दी है। आगे मैं कह सकता हूँ आपको, देखिए कि जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में कुल 43 देश हैं। कितने देश हैं? यानी कुल कितने देश हैं? यूरोप महाद्वीप में कुल 43 देश हैं। देखिए
यानी यूरोप महाद्वीप जो कुल जो देश रखता है उन देशों की संख्या हमारे पास में कितनी आ रही है। यूरोप महाद्वीप कुल हमारे पास में जो देश रखता है वो है 43 देश रखता है, 43 देश रखता है। अब हम यूरोप महाद्वीप के देशों को यानी भौगोलिक आधार पर निम्न भागों में बांट सकते हैं। देखिए यूरोपीय देश किस आधार पर, यदि हम यूरोपीय देशों की बात करते हैं, देखिए यूरोपीय देशों का भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण, यूरोपीय देशों का भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। जो यूरोपीय देश हैं इन यूरोपीय देशों का हम भौगोलिक आधार पर जो वर्गीकरण कर सकते हैं वो देखिए, वो हमारे पास में भौगोलिक आधार पर जो वर्गीकरण आ रहा है, यदि मैं उस वर्गीकरण की आपसे बात करूं कि यूरोपीय देशों का हम किस आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। जो यूरोपीय देश हैं, यदि इन यूरोपीय देशों का मैं यदि भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण करूं तो मैं इनको 7 भागों में बांट सकता हूं। कितने भागों में बांट सकता हूं? मैं इनको 7 भागों में बांट सकता हूं। यदि मैं इनका डिवाइडेशन करता हूं आपके पास में कि यह 7 भाग कौन कौन से हैं, जिन भागों में हम इनको क्या कर सकते हैं, जिन भागों में हम इनको बांट सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेरे पास में देश आता है, यदि मैं आपसे 1 नंबर की बात करूं कि मेरे पास में 1 नंबर पर जो देश आ रहा है, जो हम 7 आधारों पर इसको बांट सकते हैं, हम 7 आधारों पर जो इसको बांट सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास में देश आता है स्कैंडिनेवियाई देश। कौन से देश? स्कैंडिनेवियाई देश। यानी सबसे पहले हमारे पास में जो देश आ रहे हैं उन देशों की मैं बात करूं, वह देश आ रहे हैं कौन से? यानी स्कैंडिनेविया, यानी स्कैंडिनेवियाई देश। कौन से देश आ रहे हैं? सबसे पहले हमारे पास में जो देश आ रहे हैं वह देश आ रहे हैं स्कैंडिनेवियाई देश हमारे पास में शामिल हैं। स्कैंडिनेवियाई देशों की बात करूं तो मैं आइसलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को शामिल करता हूं। यानी आइसलैंड है, देखिए हमारे पास में आ रहा है, देखिए एक तो आ रहा है आइसलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है और इसी के साथ साथ कौन सा देश है? इसी के साथ साथ आता है डेनमार्क। कौन सा देश आ रहा है? इसी के साथ साथ आ रहा है डेनमार्क। हम डेनमार्क की भी इसी के साथ साथ ही बात कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास में कितने देश आ गए, हमारे पास में ये आ रहे हैं 4 देश आ रहे हैं। एक हमारे पास में कौन सा देश आ रहा है? एक हमारे पास में स्वीडन आ रहा है, दूसरा हमारे पास में कौन सा आ रहा है? नॉर्वे आ रहा है और तीसरा हमारे पास में डेनमार्क आ रहा है। कौन सा आ रहा है? यानी अगला हमारे पास में डेनमार्क आ रहा है। ठीक है ना, डेनमार्क आ रहा है। देखिए हम उसको शामिल कर रहे थे, द्वीप है, द्वीप समूह। यानी हमारे पास में 3 देश आ गए ना। अब एक तो हमारे पास में क्या आ गया?
एक तो हमारे पास में नॉर्वे आ गया, एक डेनमार्क आ गया, और दूसरा कौन सा आ रहा है हमारे पास में, यानी स्वीडन आ गया। कौन सा भाग आ गया? स्वीडन वाला भाग आ गया। नंबर 1। हम नंबर 2 की आपसे बात करते हैं कि नंबर 2 पर जो देश आ रहे हैं हमारे पास में, नंबर 2 पर जो देश आ रहे हैं जिनकी हम बात करते हैं, यानी नंबर 2 वाले भागों की बातें करते हैं, तो हमारे पास में कौन से देश आ रहे हैं? बाल्टिक, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। ठीक है ना। हमारे पास में दूसरे नंबर पर जो देश आ रहे हैं वह कौन से देश आ रहे हैं? वह देश हैं बाल्टिक देश। कौन से देश हैं? बाल्टिक देश हमारे पास में है, जिसमें एस्टोनिया है, एस्टोनिया के साथ साथ जिसमें लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। ठीक है ना। यानी जिसमें एस्टोनिया भी शामिल है। कौन सा देश शामिल है? जिसमें एस्टोनिया भी शामिल है, यानी एस्टोनिया शामिल है। यदि मैं आपसे बात करूं, इसमें एस्टोनिया शामिल है, हम उसकी बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास में बाल्टिक देश आ रहे हैं। बाल्टिक देशों में हमारे पास में आता है, यानी एस्टोनिया है, लिथुआनिया है और लाटविया है। ये देश हमारे पास में बाल्टिक देशों में शामिल होते हैं। अगला हमारे पास में निचले देश, इसमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आते हैं। तीसरे आते हैं निचले देश। मैं तीसरे देशों की बात करूँ तो हमारे पास में निचले देश आ रहे हैं। कौन से देश आ रहे हैं? यदि मैं तीसरे देशों की आपसे बात करता हूँ तो हमारे पास में जो देश आ रहे हैं वह आ रहे हैं कौन से देश? वह आ रहे हैं हमारे पास में निचले देश। कौन से देश आ रहे हैं? वह हमारे पास में निचले देश आ रहे हैं। कौन से देश आ रहे हैं? वह हमारे पास में मुख्य रूप से बात करते हैं तो निचले देश आ रहे हैं। ठीक है ना। निचले देशों में लग्जमबर्ग आ गया, बेल्जियम आ गया और आपका नीदरलैंड आ गया। बेल्जियम आ गया, नीदरलैंड आ गया, लग्जमबर्ग आ गया। उनको हमने किस में शामिल किया? उनको हमने जो शामिल किया है वह शामिल किया है किस में? उसको हमने शामिल किया है आपके सामने मुख्य रूप से प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो वह हमारे पास में बिंदु आता है। कौन सा वाला भाग? वह हमारे पास में भाग आता है। हेलो, हाँ हाँ, अरे मैं क्लास ले जाऊँ, मतलब 5-7 मिनट में दोबारा फ़ोन कर रही हूँ। तो मुख्य रूप से हम बात करें आपसे, तो हम आपसे बात करते हैं निचले वाले जो देश हैं, यदि उन देशों की यदि हम आपसे बात करते हैं तो कौन कौन से देश आ गए? निचले देशों में आपका लग्जमबर्ग आ गया, लग्जमबर्ग के साथ साथ में आपके पास में नीदरलैंड आ गया, नीदरलैंड के साथ साथ में आपके पास में क्या आ गया? आपके पास में बेल्जियम आ गया। इसी के साथ साथ हम आपसे बात करते हैं बाल्कन देशों के। कौन से देश आ रहे हैं? जो चौथे नंबर पर आ रहे हैं वह कौन से देश हैं? चौथे नंबर पर कौन से देश आ रहे हैं? चौथे नंबर पर आपके पास में बाल्कन देश आ रहे हैं। कौन से देश आ रहे हैं? चौथे नंबर पर जो आए हैं, चौथे नंबर पर जो बाल्कन देश आ रहे हैं वह चौथे नंबर पर हमारे पास में बाल्कन देश आते हैं। यदि मैं बाल्कन देशों की बात करूं तो यूगोस्लाविया है, स्लोवेनिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, क्रोशिया है, मैसेडोनिया है, अल्बानिया है, यूनान है, बुल्गारिया है और रोमानिया है। ये सारे देश हमारे किस में शामिल होते हैं? ये सारे देश हमारे बाल्कन देशों में शामिल हो जाते हैं। अगला स्वतंत्र देशों का जो राष्ट्रकुल है उसकी अपन बात करते हैं। अगला हमारे पास में आ रहा है स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। कौन सा? यानी जो स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल है हम उसकी बात कर रहे हैं आपसे, अर्थात स्वतंत्र देशों
देशों का क्या है? राष्ट्रकुल। स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल आता है। यानी इन स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल की बात करें तो वो पूर्व सोवियत संघ के 12 गणतंत्रों का समूह है। पूर्व सोवियत संघ के जो 12 गणतंत्र देश थे उनका समूह है। अगले बात करते हैं पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, भूमध्य सागरीय तटवर्ती देश। यदि इन देशों की यदि हम आपसे बात करते हैं तो यह देश आइबेरियाई प्रायद्वीप वाले देश हैं। यानी जो हमारे पास में आ रहा है, हम बात करें कौन से, जो आइबेरियाई जो प्रायद्वीपीय देश हैं, आइबेरियाई, यानी आइबेरियाई हम बात कर रहे हैं आपसे किसकी, आइबेरियाई प्रायद्वीपीय देश शामिल होते हैं। आइबेरियाई प्रायद्वीपीय देशों में शामिल होते हैं, जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और भूमध्य सागरीय जो हमारे पास में तटवर्ती देश वो सारे इसमें शामिल। अगला है स्थल आबद्ध देश। कौन सा? अंतिम जो हमारे पास में आ रहा है वह आ रहा है कौन सा? अंतिम जो हमारे पास में आ गया वह आ गया स्थल आबद्ध देश। कौन से देशों की बात कर रहे हैं? अगले हमारे पास में जो देश आ रहे हैं वह देश आ रहे हैं स्थल आबद्ध देश। कौन से देश हैं? वह हैं स्थल आबद्ध देश। कौन से देशों की बात कर रहे हैं? अगले देश आ रहे हैं स्थल आबद्ध देश। ऐसे हम कितने भागों में बांट, जैसे में हंगरी है, चेक गणराज्य है, यानी स्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है और वेटिकन सिटी है, ठीक है ना, जो सबसे छोटा यानी देशों के समूह में शामिल है। तो हम ये कह सकते हैं मुख्य रूप से आपसे कि इन देशों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। मुख्य भौगोलिक दृष्टि से यदि हम इन देशों को बांटें तो भौगोलिक दृष्टि के आधार पर हम इन देशों को ये कह सकते हैं कि यह 6-7 भागों में हमारे पास में इनका विभाजन है और ये छठा बड़ा महाद्वीप है संसार का। कौन सा महाद्वीप है? यानी यूरोप महाद्वीप छठा बड़ा महाद्वीप है संसार का। जब छठा बड़ा महाद्वीप है संसार का जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं, यानी यह अपनी स्थिति को किस प्रकार से कायम रखता है, यह इसके बारे में हम आपसे बात करें तो आपके सामने इसकी चर्चा हम कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, यदि इसकी चर्चा करें तो यह मुख्य रूप से यदि हम इस देश की आपसे बात करते हैं तो यह स्थिति इस प्रकार से हमारे पास में बनती है। इस स्थिति के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि यह संसार का छठा बड़ा महाद्वीप है। इससे यानी यूरोप महाद्वीप से छोटा एकमात्र महाद्वीप जिसको हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं, जिसमें ओशेनिया भी जिसको कहते हैं, जिसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही शामिल हैं। आज हम बात करते हैं यानी परिचय संबंधी। तो परिचय संबंधी जो सामान्य हमारे पास जनसंख्या संबंधी हमने परिचय इसलिए नहीं लिया कि यूरोप की हमारे को सेपरेट जनसंख्या पढ़नी है। यदि हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छठा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना। मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो इसी के आधार पर जो हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा, यानी यूरोप महाद्वीप का सामान्य परिचय। तो यूरोप महाद्वीप के सामान्य परिचय में हमने यानी यूरोप महाद्वीप के डायरेक्शन से लेकर के, यूरोप महाद्वीप की दिशाओं से लेकर के और यूरोप महाद्वीप के जो सामान्य परिचय वाले टॉपिक की हमने मोटे मोटे इसके फैक्टों की बात की है। तो मोटे मोटे फैक्ट हमारे पास में यही आते हैं कि इसकी सीमा किसके साथ लग रही है, ये कितनी सीमाओं के साथ अपने स्थिति को केंद्रीय स्थिति के रूप में रखता है। इसी के साथ साथ यदि हम आपसे बात कर रहे थे कि जब यह अपने स्थिति को केंद्रीय स्थिति में रखता है, कौन सा महाद्वीप, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, हम आपसे चर्चा कर रहे थे यूरोप महाद्वीप की, कि यूरोप महाद्वीप अपने केंद्रीय स्थिति में रखने के कारण से आज हम यूरोप महाद्वीप की बात करें कि क्षेत्रफल में भी छोटा महाद्वीप होने के कारण से आज विश्व के मानचित्र में अपने केंद्रीय स्थिति को कायम किए हुए है। जब अपनी केंद्रीय स्थिति को कायम किए हुए है तो हम ये कैसे कह सकते हैं
कि यूरोप महाद्वीप अपनी मजबूत स्थिति को विश्व के मानचित्र पर नहीं रखता। यदि इसके स्थलीय सीमा की बात करें, यदि इसकी जलीय सीमा की बात करें, यदि इसकी तटरेखा की बात करें, यदि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात करें, इनके जलवायु की बात करें, कुल देशों की बात करें, भौगोलिक दृष्टि से देशों के वर्गीकरण की बात करें, तो हमारे पास में जो भी स्थिति बनती है उस स्थिति की यदि हम आपसे बात करते हैं, इसके 3 ओर पानी है यूरोप महाद्वीप के, यानी भूमध्य सागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, मध्य में मार्मरा सागर है। इस प्रकार की जब स्थिति को कायम रखता है तो यह यूरोप महाद्वीप की कौन सी स्थिति है? यह यूरोप महाद्वीप की केंद्रीय स्थिति है। जब यूरोप महाद्वीप की हम केंद्रीय स्थिति की बात करते हैं आपसे, तो मुख्य रूप से हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम यूरोप महाद्वीप का टेरारन पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। यूरोप महाद्वीप के हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में बात करेंगे कि यूरोप महाद्वीप कौन कौन से भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित है। उन भौगोलिक प्रदेशों की हम आपसे बात करेंगे कि उसी भौगोलिक परिचय के बिंदु के साथ साथ में हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाते ही हम यानी उसके जलवायु के साथ साथ वनस्पति प्रदेश, वहाँ के भौतिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे।